जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 27 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है वहां पर सुनील गावस्कर की प्रतिमा लगाई गई है। इसका अनावरण हाल ही में किया गया है। इस प्रतिमा को लगाने का उद्देश्य ये है कि जो सुनील गावस्कर के द्वारा 10,000 टेस्ट रन बनाए गए हैं उनकी इस उपलब्धि को सम्मान देना। ये प्रतिमा MCA शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई है। यहाँ पर सुनील गावस्कर की दो विशेष प्रकार की जो टोपियाँ थी उनको भी रखा गया है, जिसमें मुंबई टीम की टोपी है और दादर यूनियन क्लब की भी टोपी है। हाल ही में स्थापित की गई कुछ प्रमुख प्रतिमाएं डिस्कस करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग को अभी हाल ही में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में स्थापित किया गया है। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में कुछ समय पहले लगाई गई थी। शिवाजी की प्रतिमा राजकोट किला महाराष्ट्र में। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सरगेई शहर में। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून उत्तराखंड में। बिरसा मुंडा की प्रतिमा दिल्ली के वांसेरा पार्क में। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि डॉक्टर अंबेडकर का स्टैच्यू है, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पाकिस्तान के पंजाब में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। तो दोस्तों अभी हाल ही में IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा, और इसमें शहरों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर और शासन, इन सभी मापदंड को लेकर के ये इंडेक्स जारी किया गया है। और इसमें सबसे स्मार्ट सिटी कौन बनी है? ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। फिर दूसरे नंबर पर है ओस्लो, जो कि नॉर्वे का शहर। तीसरे नंबर पर है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। और इस इंडेक्स में 146 शहर शामिल किए गए थे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर हम भारत के शहरों की बात करें तो दिल्ली 104वें स्थान पर है, मुंबई 106वें स्थान पर, हैदराबाद 109वें स्थान पर और बेंगलुरु 110वें स्थान पर है। यहाँ पर एक इंडेक्स की बात हुई है, तो चलिए हाल फिलहाल में लॉन्च किए गए इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, जिसमें टॉप पर सिंगापुर रहा है, भारत को 77वां स्थान मिला है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर, भारत तीसरे नंबर पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड पहले और भारत को 115वां स्थान मिला है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में स्वीडन पहले और भारत को 71वां स्थान मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में आइसलैंड पहले और भारत को 131वां स्थान मिला है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में डेनमार्क को चौथा स्थान, जबकि भारत को 10वां स्थान मिला है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में आइसलैंड पहले और भारत 130वें नंबर पर रहा है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में टॉप पर नॉर्वे, भारत को 151वां स्थान मिला है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को 36वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में टॉप पर फिनलैंड रहा है, भारत को 118वां स्थान मिला है। 19वां द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में अमेरिका टॉप पर और भारत को चौथा स्थान मिला है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड पहले और भारत को 41वां स्थान हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजीव रंजन को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो NDB के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर राजीव रंजन। तो दोस्तों डॉक्टर राजीव रंजन की बात करें तो उनकी जो नियुक्ति हुई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में, उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है।
वह एक अनुभवी बैंकर हैं और आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में वो काम कर चुके हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि इस बैंक की जो स्थापना है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय है संघाई, चाइना में। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स बैंक का उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके मेंबर की बात करें तो अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, चाइना, इजिप्ट और भारत, रूस, साउथ अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सभी इसके मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र। तो दोस्तों, सीबीआई के द्वारा अभी एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन चक्र, जिसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी का गिरोह था उसको पकड़ा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन चक्र है ये सीबीआई से संबंधित है और साइबर धोखाधड़ी के गिरोह को इसने पकड़ा है। बात करते हैं सीबीआई की, तो इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रवीण सूद वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं। इसका काम है भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो अपराध होते हैं, आतंकवाद, अपहरण, बम विस्फोट, संगठित अपराध की जांच करना। कुछ प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो अभी ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा संतों या धार्मिक लोगों का वेश धारण कर ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान द्वारा इजराइल पर हमला करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन द्वारा रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आपको पता ही है, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार द्वारा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भेजी गई मानवीय सहायता के लिए चलाया गया था। तो ये कुछ प्रमुख ऑपरेशन है, इनको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी संकट से निपटने के लिए भारत सरकार और किस संगठन ने समझौता किया है? आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक समझौता किया है जिसका उद्देश्य ये है कि जो वैश्विक भूखमरी है उसके संकट से निपटा जाए। इस समझौते के तहत क्या होगा कि भारत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करेगा और ये जो चावल है ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पर लोगों को खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है, वहां पर पोषण संबंधी ज़रूरत है, लोगों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे स्थानों पर ये फोर्टिफाइड चावल भेजा जाएगा भारत सरकार के द्वारा। विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य है भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषण को सुधारना। ये ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर भोजन की कमी होती है, भूखमरी होती है, तो ऐसी जगह पर यह सहायता प्रदान करता है। इसे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में मिला था। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप अहमदाबाद में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये जो प्रतियोगिता है ये अहमदाबाद में आयोजित की गई थी, तो उसमें उन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में 193 किलोग्राम वजन उठा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया है स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल वजन में। तो इस प्रकार से 3 उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाए हैं। और 2026 का जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे उसके लिए ये सीधे क्वालिफाई भी हो गई हैं।
स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 मेडल जीते हैं। भारत की जैवलिन थ्रोवर हैं अन्नू रानी, तो उन्होंने पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल विश्वाव मैनेक मेमोरियल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप का अंडर 18 का खिताब हाल ही में जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को भारतीय नौसेना में किस स्थान पर शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना में अभी 2 जहाज शामिल हुए हैं, जिनमें से पहला नाम है आईएनएस उदयगिरी का, दूसरा नाम है आईएनएस हिमगिरी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जहाज अभी शामिल हुआ है। तो दोनों के नाम आपको याद रखने होंगे। कब शामिल हुए हैं? 26 अगस्त 2025 को। कहाँ पर शामिल हुए हैं? विशाखापत्तनम में। और इन जहाज़ों को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो P-17A के तहत बनाया गया है। और जहाज़ों के नाम जैसे आईएनएस उदयगिरी है, इसका नाम है F-35 और आईएनएस हिमगिरी का नाम है F-34। आईएनएस उदयगिरी की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है मझगांव डॉक शिपयार्ड मुंबई में और इसका विस्थापन है लगभग 6,700 टन का। इसकी गति है 28 नॉट से अधिक। इसकी रेंज है लगभग 5500 समुद्री मील की और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, बराक 8 मिसाइल है और 76 mm मुख्य तोप है। आईएनएस उदयगिरी का जो नाम है वो आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आईएनएस उदयगिरी। बात करते हैं आईएनएस हिमगिरी की, तो इसे F-34 भी बोला जाता है। इसका निर्माण हुआ है गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में। इसका विस्थापन है लगभग 6,670 टन का। इसकी गति 28 नॉट से अधिक है। इसमें भी ब्रह्मोस मिसाइल है, बराक 8 मिसाइल है और 76 mm मुख्य तोप। अगला क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 और 2023-24 के बीच में ग्रामीण महिला रोजगार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 96% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, अभी कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं जो कि 2017-18 से लेकर 2023-24 के बीच में है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो महिला बेरोजगारी दर है पहले 5.6% हुआ करती थी, जो कि अब घट करके 3.2% हो गई है। जबकि ग्रामीण महिला रोजगार की बात करें तो ग्रामीण महिला रोजगार में 96% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यानी बहुत अधिक वृद्धि हुई 96% की। शहरी रोजगार में बात करें तो शहरी महिला रोजगार में 43% की वृद्धि हुई है। तो पिछले 7 वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं, यानी इनको रोजगार मिला है। 2010-11 से लेकर के 2023-24 के बीच महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई की संख्या 2 गुनी हुई है, यानी कि एमएसएमई सेक्टर में महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है, ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। 5वां लोक संवर्धन पर्व किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कोच्चि में। तो कोच्चि केरल में 5वां लोक संवर्धन पर्व आयोजित किया जा रहा है 26 अगस्त से 4 सितंबर तक और इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें 100 से अधिक कारीगर शामिल किए गए हैं और 15 पाक विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और बाजार के अवसर प्रदान करना। इसमें जो प्रदर्शित शिल्प होंगे, यानी किन किन शिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की जरी और चिकनकारी का प्रदर्शन किया जाएगा, पंजाब की फुलकारी का, बिहार की मधुबनी पेंटिंग का, राजस्थान की ब्लू पॉटरी का और लद्दाख की पश्मीना बुनाई का, छत्तीसगढ़ की वस्त्र लोह शिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बेटारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्चिंग कहाँ की गई है? तो इसकी लॉन्चिंग हंसलपुर गुजरात में की गई है। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग कब की गई है? 26 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो यह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कार है, इसकी लॉन्चिंग की गई है और
इसकी लॉन्चिंग मारुति सुजुकी का जो प्लांट है हंसलपुर गुजरात में, वहाँ पर इसकी लॉन्चिंग हुई है। लॉन्चिंग किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो भारत में बनी पहली इलेक्ट्रिक SUV कौन है? मारुति सुजुकी ई वितारा। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वितारा गाड़ी को भी देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको प्राप्त कर लें। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर एक कोर्स मिलेगा जो कि राजा गुप्ता सर का कोर्स है। तो इस कोर्स का नाम है अर्जुन GS फाउंडेशन बैच। तो इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें आज़ादी 400। इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की वैलिडिटी है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए अब बारी है कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करने की। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 का खिताब किसने जीता है? बीना सिंह ने। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन है? MP। चेतेश्वर पुजारा ने किस खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट। CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? मध्य प्रदेश। सौरभ गांगुली को साउथ अफ्रीका 2026 के लिए किस टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? प्रीटोरिया कैपिटल्स। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस विधानसभा में किया गया है? तो दिल्ली विधानसभा में किया गया है। यहाँ पर आप दिल्ली कर लीजिएगा। इसरो ने किस मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? गगनयान मिशन। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू। हाल ही में भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अनीस दयाल सिंह। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम 2025 के उत्सव डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला उत्सव है पुष्करालू उत्सव, 2025 में तेलंगाना में मनाया गया है। न्यू कॉम ईलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल में। चेईरा ओबा उत्सव मणिपुर में। सहरुल उत्सव, जिसे सरहुल उत्सव बोलते हैं, सॉरी, ये झारखंड में मनाया गया है। खुबानी उत्सव लद्दाख में। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में। और खोंगजोम उत्सव मणिपुर में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में आयोजित किया गया है। और हैरत पर्व 2025 का आयोजन कश्मीर में किया गया है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? जिन्होंने अभी संन्यास लिया है तो उनका संबंध हॉकी से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हॉकी बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, GK का क्वेश्चन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे दोस्तों इस वीडियो का रिस्पांस भी बढ़े। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको GK GS की सभी ई बुक मिल जाएगी। तो ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं।